हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज। आज जो हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिसंबर 2022 के ब्रिटिश पोएट्री के पीवाईक्यूज। सो स्टे ट्यून्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको हर एक एस्पेक्ट से हमने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली। So the first question says, when nature prompted and no law denied promiscuous use of concubine and bride, then Israel's monarch, after heaven's own heart, his vigorous warmth did variously impart to the wives and slaves. From which poem, from which poem are these lines taken? कि कौन सी poem की ये lines हैं? हमारे पास options है Absalom and Achitophel, a poem, Macflecknoe, a song for Saint Cecilia's days, or Alexander's feast. You all know that these are all four poems by John Dryden. एंड जॉन ड्राइडन की कौन सी इनमें से पोएम है जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात करी है? एंड द करेक्ट आंसर इज एब्सोलोम एंड एचिटोफिल। जो बाकी की चारों पोएम्स हैं उनके ओपनिंग लाइंस आर गिवन है, तो आप बड़ी आराम से अपना एक स्क्रीनशॉट लेके इनको रिमेम्बर कर सकते हो और एक दो बारी पढ़ सकते हो ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। दिस इज फॉर एब्सोलोम एंड एचिटोफिल, दिस इज फॉर मैक्फेक्लोए, this is a song for Saint Cecilia's Day, and this is for Alexander Feast. Right. Moving on with the next question. Which of the following poems is written by Oliver Goldsmith? अब देखो इसमें से चार options हैं और चारों के चारों बड़े confusing है। A deserted village, a deserted villa, the deserted village, or a deserted city. Well, he has written this poem, The Deserted Village, and it was written in 1770. And it is a pastoral elegy that laments the decline of rural life in England, condemning greed. ठीक है, रूरल लाइफ जो है इंग्लैंड में वो खत्म होती जा रही है, लोग जो है वो लालची होते जा रहे हैं, लैंड एनक्लोजर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेजर्स, और जो विलेजर्स हैं वो अपना जो घर है, जमीन है, वो सब छोड़ छाड़ के दे आर मूविंग टू सिटीज। सो जो विलेज का डिक्लाइन हो रहा है उसके लिए ओलिवर गोल्डस्मिथ इज फीलिंग वेरी सैड, एंड इट इज रिटन इन हेरोइक कपलेट्स। हेरोइक कपलेट्स क्या है वो ये लिखा, अ पेयर ऑफ rhymed iambic pentameter lines. And theme is, जैसे मैंने आपको पहले बताया, destruction of traditional rural communities due to land enclosure। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्होंने जो छोटे लैंड ओनर थे उनकी सारी जो जमीन हथियाली थी, एंड लैंडलॉर्ड ग्रीड, और वो ग्रीड में आ गए थे और फिर दे वांटेड टू सेल those huge lands to the industries. So, and there was a big economic change as well. So these are the opening lines. Sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring swain. Okay. Moving on. Robert Burns was born in where? Scotland, England, Ireland और अमेरिका। इनमें से चारों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि स्कॉटलैंड कहाँ का बॉर्न थे रॉबर्ट बर्न्स? द करेक्ट आंसर इज स्कॉटलैंड। ही वाज अ स्कॉटिश पोएट, right? And he was the national poet of Scotland as well, and born in Alloway, Ayrshire in 1759. Opening lines जो रॉबर्ट बर्न्स की, सॉरी, जो भी इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस है, जैसे टू अ माउस, अ रेड रेड रोज, ओल्ड लैंडसिन, एंड देन टैम ओ शैंटर, उनकी जो सारे ओपनिंग लाइंस है आप प्रोवाइडेड, आप इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो कैसी लाइंस लिखता था, कैसी पोएट्री थी उनकी, एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू। मूविंग ऑन। So we have a next question that choose the correct chronological sequence. Again chronology का question है, हमारे पास options है, A Lycidas, B Hero and Leander, C Mask of Comus, और D है Paradise Lost, and E है Wasteland. अब अगर हम ये मान के चलें कि देखो Lycidas, Paradise Lost, मास्क ऑफ कामू, ये सब उसके जॉन मिल्टन की कॉम्पोजिशंस हैं, लेकिन द वेस्टलैंड है टीएस एलियट की कॉम्पोजिशन, और एलियट केम मच आफ्टर मिल्टन, सो ऑब्वियसली ई वुड गो इन द एंड। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें ई जो है वो एंड पे है, दैट इज बी ऑप्शन। तो हमारे पास फर्स्ट है हीरो एंड लियांडर, उसके बाद है नंबर 2 मास्क ऑफ कामू, एंड देन नंबर 3 लिसिडस, और नंबर 4 है हमारा पैराडाइज लॉस्ट, और नंबर 5 है लास्ट में आएगा वेस्टलैंड। See, the correct answer is option B. And Hero and Leander, it is written by
Christopher Marlowe. It was begun in 1593, but it was unfinished and later it was completed by Chapman. तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीरो एंड लियांडर कौन से दो ऑथर्स ने मिलके लिखा है, या किसने स्टार्ट किया था, किसने एंड किया, या एंड इसने किया है तो स्टार्ट किसने किया था. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. देन कम्स मास्क ऑफ कॉमो, देन लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट एंड द वेस्टलैंड. Now these are the opening lines of all these works, right? Hero and Leander, Lycidas, Mask of Camus, and Paradise Lost and Wasteland, written by Eliot. Moving on. Next question is, arrange the following poets in accordance with their year of birth. कि कौन सा पहले बर्थ हुआ, फिर उसके बाद और एंड में किसका बर्थ हुआ, हमें ऑर्डर ऑफ बर्थ बताना है. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मेसफील्ड, ए ह्यूजमन एंड जॉन डन. राइट, इफ यू रिमेंबर, जॉन डन बिलोंग टू एलिजाबेथन एज के बाद जो एज आई थी, और राइट, and he basically belonged to metaphysical poets. Right. So obviously इनमें से सबसे पहले is जॉन डन. तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जिसमें सबसे पहले वो है. तो ये सिंगल आउट हो गया. देन उसके बाद या तो ए है या तो बी है. तो what came afterwards, it is Rudyard Kipling or Robert Browning. The answer is option C. This is पहले आए जॉन डन, फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग, then A.E. Huseman, and then Rudyard Kipling, then John Masefield. Right. So these were the options. Now next question is, what needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in pile stones, or that his haloed relics should be hid under a starry pointing pyramid. So these lines are written by whom? किसने ये lines लिखी हैं? Is it Ben Jonson, John Milton, Robert Browning, or William Wordsworth? Well, these lines are written by none other than John Milton. John Milton has written a very famous poem on Shakespeare, which was recorded in the second folio of Shakespeare's play. जो second folio आया था शेक्सपियर के प्ले का 1632 में, तब ये जो पब्लिश हुई थी बुक पोएम along with that. फर्स्ट फोलियो कब आया था? फर्स्ट फोलियो came in 1623. Milton argues that Shakespeare does not need grand moments like pyramids or stone memorials. Instead, Shakespeare's works themselves are his eternal monument. उसको किसी भी eternal monument की या किसी दिखावे की या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है. उसके वर्क्स ही काफी हैं कि वो शेक्सपियर will always remain alive in the minds and hearts of his readers. The fair phrase starry pointing pyramid refers to monumental tombs, but Milton insists that Shakespeare's legacy is far greater. Okay, this is the text of the poem. You can see. Moving on, the next question. Who among the following praised Chaucer's translation of Roman de la Rose? चौसर ने रोमन डे ला रोज को ट्रांसलेट किया था रोमांट ऑफ द रोज करके एक वर्क में. तो उसको किसने उसमें प्रेज किया था? अब देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टैश डिशैम्स, बोकाचियो, जॉन डे मॉन एंड गोलिमन डे लॉरेस. ठीक है, अब जो ओरिजिनल ऑथर्स है रोमन डे ला रोज के वो थे मोन एंड लॉरेस, मियोन एंड लॉरेस, राइट. सो इन्होंने नहीं किया प्रेज. बोकाचियो का इनसे कोई लेना देना नहीं. तो आंसर इज डिशैम्स, राइट. He was a French contemporary poet of Chaucer, and he called Chaucer a great translator, means a great translator. And this sovereign lovex means he is a sovereign lover or herald of love. And Duchamp praises Chaucer's early intentional recognition. Means Duchamp ने Chaucer को praise किया, तो that means Chaucer was gaining international recognition. So the next question is, For the Unfallen is a book of poems written by whom? For the Unfallen, ये बुक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. ये बुक है, किसने लिखी है? टेड ह्यूज, सिल्विया प्लाथ, जेफरे हिल और ए.ई. ह्यूजमैन. इनमें से किसने लिखी है? द आंसर इज जेफरे हिल. करेक्ट आंसर इज जेफरे हिल. For the Unfallen is Geoffrey Hill's debut poetry collection. वो उसकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन थी. A landmark of post-war British poetry noted for dense and elusive style. बाकी जो ऑप्शन थे उनके सारे के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे ये सारे टेड ह्यूज के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. देन दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सिल्विया प्लाथ.
This is by Geoffrey Hill again. And first one is for the Unfallen. 1959 में आई थी ये. And then A. ही यूस्मैन के ये वाले थे. Moving on, the next question. The Princess a Medley by Tennyson is what? किस कैटेगरी में आती है ये poem? Is it a lyric, an elegy, a narrative poem or a dramatic monologue? इसमें से कौन सी कैटेगरी में है जो poem The Princess a Medley जो है वो टेनिसन के द्वारा जो लिखी गई है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? लिरिक पोएट्री, एलिजी में, नैरेटिव फॉर्म में या ड्रामेटिक मोनोलॉग? एंड द करेक्ट आंसर है इट इज अ नैरेटिव पोएम. इट ब्लेंड्स वर्ड्स एंड प्रोज स्टाइल. टेलिंग द स्टोरी. किसके बारे में है ये पोएम? प्रिंसेस आइडा के बारे में, और पब्लिश हुई थी 1847 में. इट फाउंड्स अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड रेजिस्ट ट्रेडिशनल मैरिज. और 1847 में इट वाज सो बोल्ड इन इट्स कॉन्सेप्ट दैट कि वुमेन्स की एक यूनिवर्सिटी इसमें प्रिंसेस आइडा फॉर्म करती है और ट्रेडिशनल मैरिज को वो रेजिस्ट करती है. सो इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following works is not written by P.B. Shelley? Shelley ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? Mask of Anarchy, Queen Mab, a philosophical poem, The Vision of Judgment, or Revolt of Islam? The correct answer is The Vision of Judgment. It is a critical work or an critical attack written by Byron on the other romantic poet Sunday. The Vision of Judgment. This is a satirical poem by Lord Byron, not by Shelley. These are the opening lines of all the poems: The Mask of Anarchy, Queen Mab, and The Revolt of Islam. ये सारे इनके opening lines हैं. You can take the screenshot. Moving on to the next question. A Valediction Forbidding Mourning is written by whom? John Donne, John Milton, Adrian Rich, Sylvia Plath and Robert Frost. तो हमारे पास क्लबिंग है सभी ऑप्शंस की, बट एक तो चीज हमें कंफर्म है कि जॉन डन ने तो ये पोएम लिखी ही है. उनके साथ और कौन सा क्लबिंग है हमारे पास है? ये ऑप्शंस कैंसिल आउट उसमें हो गए क्योंकि इसमें ए नहीं है. अब सी या तो एड्रियन रिच ने लिखी है या फिर बी जॉन मिल्टन ने लिखी है. तो आपको क्या लगता है जॉन मिल्टन ने ऐसी कोई पोएम लिखी है? लेट्स सी. नो, it is written by Adrian Rich and John Donne. Valediction Forbidding Mourning by Adrian Rich. Struggle about with the limitations imposed by conventional poetic language and written in 1970. 1970 में. It is a feminist poem. ठीक है. और ये सब उसकी opening lines है. Serves as a farewell, emphasizing the speaker's desire to express herself authentically. तो वो कहते हैं कि इसमें जो स्पीकर है वो जो अपने एक्चुअल थॉट्स, अपने डिजायर्स हैं, जो अपनी बात है वो प्रॉपरली कहना चाहती है रादर देन caring for the male dominated society. So it is very feministic in its approach, written by Adrian Rich. Then Valediction Forbidding Mourning is a poem by John Donne written in 1611 or 12 for his wife Anne. And these are the opening lines. You can take a screenshot. Moving on with the next question. Which of the two following poems are linked with each other? इनमें से कौन सी दो पोएम्स है एक दूसरे के साथ लिंक है? लिंक किसी भी तरीके से हो सकता है, वो फॉर्म के साथ लिंक हो सकता है, या थीम या स्टाइल. So let's see the option. The Last Ride Together, Ulysses, Upon Appleton House, To My Lord Fairfax, To Penhurst, The Wasteland. Okay, इसमें से Last Ride Together भी एक dramatic monologue है और Ulysses भी एक dramatic monologue. So all these two poems A and B are connected together. Yeah. Option B, both A and B. Last Ride Together, written by Robert Browning. It is a dramatic monologue and written in Victorian period. Then Ulysses by Alfred Tennyson is again a dramatic monologue written in Victorian period. So they are collected. So opening lines of all these poems, these are the opening lines of The Last Ride Together. Upon Appleton, To My Lord Fairfax की opening lines, The Wasteland की opening lines, To Penhurst की opening lines. Okay, you can take a screenshot. वीडियो को पीछे ले जाके एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर इसके भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बट do not go to the exam without prepping up for the opening lines. That is a must. So this is our next question. Arrange the following poets in accordance with their years of birth. Again, उनको years of birth के accordingly chronology में लगाना है. देखो, the options are George Herbert, Edwin Spencer, Philip Sidney, John Donne, Oliver Goldsmith. So अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया है तो यू नो द स्पेंसर एंड सिडनी बोथ केम इन एलिजाबेथन टाइम. ठीक है. एंड स्पेंसर केम फर्स्ट
Sydney came afterwards, and Elizabethan time खत्म होने तक आया John Donne, the metaphysical poets, and then came Donne. So हमारा ऑप्शन ऐसे आने चाहिए B, C, D. ये एक लाइन में आने चाहिए, जिसमें ये आने, अगर आप इन दोनों को नहीं भी आपको पता है कि जॉर्ज हर्बर्ट और लॉर्ड ऑलिवर गोल्डस्मिथ को अगर हम एक बार के लिए छोड़ भी दें, तो बी सी डी हमारे एक साथ आने चाहिए. वेयर इज बी सी डी टुगेदर? यहाँ पे बी डी सी है, इट्स रॉन्ग. बी सी डी है, नो. यहाँ पे बी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बी सी डी एक साथ है, दैट इज ऑप्शन बी. Yeah, this is the right option. Edmund Spencer. Now these are their date of births given. Okay. And then, yeah, right. Spencer, Sydney, Donne would come here. Right. And then this is you can use mnemonics. Spencer starts, Sydney soon, Donne delays, Herbert wholly, all Goldsmith golden age. Okay. इस तरह से आप इंटरेस्टिंग mnemonics बना के ना, गाने से बना के आप याद कर सकते. So this is all for today. The rest will come in the next video. I hope you're enjoying and learning. So please consider subscribing to the channel and also watch other videos for your revision as well. Thank you. Bye-bye.